आज हम बात करेंगे मेरठ हत्याकांड की। इस सनसनी हत्याकांड के चलते देश में जिसने सुना एक तरीके से दिल दहल गया। जी हाँ, हम बात करेंगे मुस्कान पत्नी जिसने अपने पति सौरभ को जिस तरीके से मारकर डंप किया एक ड्रम में और सीमेंट डालकर। ये खौफनाक हत्याकांड के बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी साहब एलन राव हैं, जो इस वक्त कोर्ट में वकालत भी कर रहे हैं। और इनसे हम जानने ही है कि कैसे आखिर रिश्ते तार तार किए जा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नमस्कार जी। कैसे देखते हैं आप मेरठ के इस हत्याकांड को? देखिए, जब से ये हत्याकांड हमारे संज्ञान में आया है, जब मैंने सुना है टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में सब सुना है, तो दिल दहल जाने वाला एक इंसिडेंट लग रहा है ऐसा। क्योंकि किस प्रकार से रिश्तों का एक प्रकार से मजाक हो गया समझिए, और रिश्ते तार तार हो गए। और शादी जैसा रिश्ता बहुत ही एक पवित्र रिश्ता समझा जाता है हमारे हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में क्या है, पूरे भारत में शादी को एक बहुत अच्छा एक संबंध किया जाता है। एक दूसरे की एक समझ लो मिलन होता है, दो आत्माओं का, दो बॉडीज का मिलन होता है। और इस ऐसे पवित्र रिश्ते को इस प्रकार से जघन्य अपराध के द्वारा खत्म कर देना, ये बहुत ही एक प्रकार से चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ ऐसा कभी भी आदमी को सोचना नहीं चाहिए, ना औरत को सोचना चाहिए, ना आदमी को सोचना चाहिए। अपने रिश्तों को इस प्रकार से खत्म करते हुए जो ऐसा कोई कांड करता है, जो इस प्रकार का जघन्य अपराध करता है, वो कभी भी माफी के काम नहीं, माफी के लायक नहीं है। और हर आदमी इस बात को कंडम कर रहा है। आज की डेट में किसी आदमी ने ऐसे केस की, कोई ऐसे काम की कोई तारीफ नहीं की गई। जी जी, जी। सौरभ शुक्ला हत्याकांड में जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही है कि वो मुस्कान से रात को मिलने आता था, दीवार फांद कर आता था, उसका प्रेमी जो आशिक था वो। इसके बाद जब लंदन से उसका हस्बैंड आया तो वो कत्ल करके ड्रम में डाल देना। बेटी कह रही है पापा ड्रम में है। ये क्या कुछ कहता है ये सब? समाज कहाँ जा रहा है सर? देखिए, इस केस की अगर मेन रीजन को देखा जाए, तह तक जाकर सोचा जाए, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन मुझे ऐसा लगा है, वो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का इतनी दूरी पर रहना। ये एक मेन अहम काम समझता हूँ। क्योंकि शादी के बाद ये उम्र ऐसी होती है, चाहे वो आदमी की हो चाहे वो औरत की हो। शादी का पर्पज एक होता है एक दूसरे का मिलन। और इसके बाद इस उम्र में वाइफ को अकेले इतनी दूर छोड़ना एक प्रकार से एक समझदारी का काम नहीं है। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं लालायित हो गई, किसी और अपने प्रेमी को अपनी दिल दे बैठी। और वो इसी वजह से कि वो रात रात में देर रात तक आना जाना लगा रहता। और इस प्रकार से उनकी प्रेम की कहानियां वो बढ़ती गई, और उधर से अपने पति से उसकी दूरी घटती गई। तो वो जो दूरी बढ़ती गई, पति से दूरी बढ़ती गई, प्रेमी से दूरी ज्यादा बन गई। और इसी इसी का एक नतीजा मैं समझता हूँ, दोनों ने ये प्लान किया होगा कि क्यों ना हम दोनों परमानेंट साथ में रहें। और परमानेंट करने के बाद करने का एक रास्ता था कि उसको, सौरभ को उसको रास्ते से हटा दिया जाए, उसको, जो उसके पति को रास्ते से हटा दिया जाए। और वही उस प्लानिंग का एक हिस्सा रहा। और जैसा ड्रम की बात आपने की, वो ये सारे ही जो जो इंसिडेंट है, वो एक सोची समझी साजिश मैं समझता हूँ। वेल प्लान्ड ग्रूसम मर्डर जिसे कहते हैं। और हमारी जो लीगल लैंग्वेज में इसको एक प्रकार से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस जो मर्डर है, जिसमें जघन्यता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं, उस केस में फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मर्डर में दो सजाएं हैं, तीसरी कोई सजा नहीं है। एक तो या तो फांसी है या उम्र कैद है। उम्र कैद में भी कई कैटेगरी आ गई, उम्र कैद टिल इतने साल, उम्र कैद टिल हिज एक्चुअल लाइफ, जो पूरी उम्र भर वो अंदर रहता है, ये भी ऐसे आगे। पहले उम्र कैद होती तो 14 साल में आदमी बाहर आ जाते थे, लेकिन अब उम्र कैद की भी डेफिनेशन बदल दी गई है। तो ये वाला केस जिसमें जघन्य अपराध जिसे कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिस प्रकार का, मैं समझता हूँ ये जो मेरठ का जो हत्याकांड है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आएगा। क्यों? कि कोई ऐसा नहीं है कि अनजाने में कोई मर्डर हो गया, या कैसे मर्डर एक बार में किसी को एक चाकू मारा वो मर गया। इसमें तो मल्टीपल चाकू मारकर उसकी हत्या करके, वेल प्लान तरीके से टुकड़े काटकर, फिर उसके बाद ड्रम में रखकर, ड्रम के बाद एक पानी का घोल बनाकर, यानी कि सीमेंट का घोल बनाकर पानी के साथ उस ड्रम को भर दिया, ताकि, और ऊपर से बंद कर दिया, ताकि वो डेड बॉडी अंदर से ही अपने आप गल सड़ जाए और उसकी बदबू बाहर ना आए, पता ना लगे। और उस ड्रम को कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से वो कर नहीं पाए। क्यों? कि वो इनको पकड़ा जाना था इसलिए।
एक अपराध की एक हमारी थ्योरी ये कहती है, जो अपराध का साइंस है जिसे कहते हैं साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी कितना बड़ा अपराधी हो, कितना ही समझदारी से अपराध करे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस में कोई न कोई सबूत अपराधी अपने आप छोड़ जाता है। वो पुलिस का काम है, वो कैसे सबूत को ढूंढती है और उस सबूत के सहारे पर अपराधी, असली अपराधी तक पहुंचती है। तो ये इंपॉर्टेंट काम है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का। तो इस केस में ऐसा ही हुआ है, और उन्होंने तो पूरे सातिराने तरीके से करके ड्रम में डाल दिया और उसके बाद ड्रम को बंद कर दिया। ये अलग बात थी कि उसको ड्रम को कहीं डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन ये पूरी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा थी, और पूरा उन्होंने अपनी तरफ से पूरी पुख्ता इंतजाम किया था कि किसी को पता ना चलेगा, और यही वजह थी कि वो इस काम को करने में तत्पर रह गए। जी। लेकिन सर, जिस तरीके से कत्ल को अंजाम दिया उसके बाद ये लोग घूमने चले जाते हैं, क्या कत्ल करने के बाद थोड़ा सा भी मानसिक रूप से डिस्टर्ब नहीं? रिश्ते का कत्ल और उसके बाद घूमना, ये क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है ये? देखिए, कोई भी आदमी, जैसे कोई आदमी अगर कोई कोई काम करने की सोचता है और काम उसका सफल हो जाता है, तो उसको दिल करता है कि मैं अब इसको एंजॉय करूं। इस जो हमारे हमने, भले ही उनके लिए ये अच्छा काम था, भले ही कानून की नजर में, हमारी सबकी नजर में बहुत ही जघन्य अपराध था, लेकिन उन्होंने एक टारगेट रखा था कि हमने ये काम करना है। और जब वो काम हो गया, काम फिनिश हो गया, तो उनको फिर खुशी मनाने का भी एक मौका मिल गया कि चलो देखो, काम भी हो गया और अभी तक किसी को पता भी नहीं चला, और हम अब चलो घूमने चलते हैं। तो यही एक एक साइकोलॉजी कि जब काम सफलतापूर्वक हो जाता है तो उसको एंजॉय करने का उनको दिल करता है। तो उन दोनों ने फिर क्या किया, प्राइवेट टैक्सी हायर की और उसके बाद वो पहाड़ों में चले गए घूमने के लिए। कसोली में बता रहे हैं कि उन्होंने शराब पी और वो खूब आराम से एंजॉय किया। होली के बाद होली जैसे मनाई उन्होंने, वो किया, और पूरा धूमधाम से उन्होंने अपना एंजॉयमेंट किया, ताकि उन्होंने, ये कहते हैं, सेलिब्रेट किया। कोई भी अगर किसी की सफलता मिलती है किसी काम में, उनकी यही एक सफलता है, किसी का मर्डर करना सफलतापूर्वक हो गया, तो एक उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो जिसे कहते हैं सेलिब्रेशन। तो वो करने गए हैं, और साथ में एक और सबूत और लेके गए अपने साथ में। सबूत था टैक्सी का ड्राइवर, जो कि अहम कड़ी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो टैक्सी लेके गए, प्राइवेट टैक्सी, उसका ड्राइवर, उसका बयान मैं सुन रहा था किसी चैनल पर, तो वो जिस प्रकार से बता रहा था, वो एक प्रकार से कोरोबरेट कर रहा था उस कहानी को, जो उनकी जो अभी मर्डर की कहानी है उसको। लड़की अपनी माँ से बात कर रही है, जब बात कर रही है तो गाड़ी से बाहर निकल के बात कर रही है। और फिर भी कोई भी आदमी गाड़ी में जाते जाते कोई बात करते हैं तो कोई ऐसी बात कर ही देते हैं जो कि किसी आदमी को पता लगती है और डाउट होता है। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर डाउट था कि इन्होंने कोई गड़बड़ किया है, डेफिनेटली किया है। तो वो भी पुलिस ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। तो ये जो आपको खुशी मनाने वाली बात थी, वो सिर्फ यही थी कि वो अपना जो सक्सेस को एंजॉय करने के लिए वहां गए थे। ये मानसिकता है, एक एक मैं कहता हूँ एक साइकोलॉजिकल ऐसा एक वो प्रभाव है कि जो आदमी अपनी खुशी जाहिर करने की कोशिश करता है, और वो जिन्होंने की है। जी। दूसरा एक सवाल ये कि आजकल क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है और पकड़ना, ट्रैक करना आसान है, तो ऐसे में कोई अगर इस तरह के शातिर अपराध करके क्या बचने की कोशिश करता है, बच पाएगा क्या आज के समय में? देखिए, कोई भी और किसी अपराध की बात करें या पर्टिकुलरली इस अपराध की बात करें, कोई भी अपराध ऐसा कोई करता है आदमी, तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा एक सुविधाजनक एक तंत्र मिल गया है, वो है मोबाइल फोन, जो कि आजकल स्मार्टफोन की कैटेगरी में आता है। और वो स्मार्टफोन अगर है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत पैदा कर देता है किसी भी केस के लिए। क्योंकि कोई भी आदमी कितना समझदारी से उस फोन पर बात करे, कहीं ना कोई सबूत ऐसा छोड़ देता है कि जो कि उसकी गिल्टी कॉन्शियस उससे साबित हो जाती है। जरूरत यह है कि उसका फोन मिलना चाहिए, उस फोन की जो चैट्स हैं वो देखनी चाहिए, उसकी फोन की लोकेशंस देखनी है, और उस पे किस किस से बात की है। मैं बताता हूँ, बहुत से ऐसे ब्लाइंड मर्डर केस सोल्व हुए जो फिर सिर्फ फोन से। कोई आदमी फोन मर्डर करके, और अगर कोई कोशिश करता है कि मैं बच जाऊं, अगर उसका फोन मिल जाता है तो फिर फोन से काफी कुछ सॉल्व हो जाता है। कई स्टोरीज, कई मर्डर केसेस में हमने देखा है, फोन एक बहुत ही यूजफुल एविडेंस होता है। एविडेंस के साथ साथ किसी भी केस को ट्रैक करने के लिए, क्रैक करने के लिए, उसके इसको सॉल्व करने के लिए हमें फोन, मोबाइल फोन की बहुत बड़ी मदद मिलती है। और कोई भी आदमी ये सोचे, कितना ही कोशिश करे मोबाइल फोन से कोई ऐसी चीज ना करे, बट फिर भी कहीं ना कोई गलती जरूर कर जाता है। जैसे मैंने कहा कि कोई अपराधी कितना ही शातिर ना हो, शातिर क्यों ना हो, वो कहीं ना कोई सबूत छोड़ जाता है। बस वो पुलिस के जो पैनी नजर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की, वो पैनी नजर की जरूरत है, और उस सबूत को ढूंढ कर निकाल लेते हैं। और रोशन, एक आखिरी सवाल और, कि क्योंकि आप वकालत में भी हैं, पुलिस का लंबा करियर रहा है आपका,
आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से रिश्तों का कत्ल होता है? पति पत्नी में वो चीज कहीं ना कहीं एक नासूर बनती है, फिर वो रिश्ता कत्ल के रूप में तब्दील हो जाता है। देखिए, पति पत्नी में शादी के बाद अगर कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं तो उसकी कई वजह है, एक वजह कोई नहीं होती है। मेन डिफरेंसेस, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं अभी वकालत कर रहा हूँ, उससे पहले मैं पुलिस की नौकरी में जब भी था तो मैंने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल को भी मैंने हैंडल किया था। और मैं उसमें मैरिज कपल्स के लिए काउंसलर का काम भी मैंने किया है, काउंसलिंग भी की है। और उस टाइम पे जब लोग बताते थे, आते थे, वो उनके जो रीजन थे कि क्यों आपका झगड़ा हुआ शादी के बाद, क्या वजह वो थे, तो सारे वजह अलग अलग तरीके के, अलग अलग केस, अलग अलग पेक्युलर रीजंस के साथ में होते थे। मेन रीजन जो मैं उसमें मुझे मालूम हुआ वो ये था कि पति पत्नी के बीच में ट्रस्ट का कमी हो जाना, ट्रस्ट यानी विश्वास, अपना विश्वास का खो जाना, जिसे इंग्लिश में ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं। वो अगर एक दूसरे के विश्वास खत्म हो गया तो वो विश्वास जब भी खत्म हो जाता है तो फिर छोटी छोटी बातें भी उनको ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। वरना कोई भी छोटी बात है उसको वो झूठा समझने लगते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है उसके ऊपर। तो कोई भी ऐसी बात है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपस में विश्वास खत्म हो जाना। उसके बाद तो फिर वो विश्वास ना दोबारा जुड़े तब तक वो बढ़ता जाता है, और बढ़ने के बाद उन दोनों की आपस में दूरियां बढ़ जाती हैं। और उसके बाद दूसरा रीजन मैं ये समझता हूँ कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, माँ बाप दोनों नौकरी में जाते हैं, लेडीज वेमेन है वो अपने जेंट्स के ऑफिस में जेंट्स होते हैं वहां जाती हैं, और जेंट्स अपनी वेमेन के जो ऑफिस है उनमें जाते हैं। यानी कि बोथ सेक्स के ऑफिस में एक दूसरे का जाना आना होता है। तो वहाँ बट नेचुरल है कि अगर घर में झगड़ा है आपस में पति पत्नी का, तो पति किसी और औरत की तरफ जाएगा, पत्नी किसी और आदमी की तरफ जाएगी। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सभी लोग जो मैं कह रहा हूँ उससे इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि जब भी जहां भी विश्वास खत्म हो जाता है तो आदमी की अटैचमेंट किसी और के साथ हो जाती है, और वो अटैचमेंट करने के लिए उनको अवेलेबल जगह मिल गई है ऑफिस। वहां पर होने के बाद में फिर उसके बाद ये ऐसा जो एक अपराध हुआ है, फिर वहां पर ये प्लानिंग होती है कि भाई ऐसा क्यों ना करे जाए कि एक आदमी को वहां से निकाल दिया जाए। तो मैंने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं कि आदमियों ने, जैसे इसमें उल्टा केस भी मैंने ऐसे देखे हैं, जो आदमी किसी औरत के साथ मिल गया है, वो उसने अपनी पत्नी को ही मरवा दिया है इसी प्रकार से। ये भी है, इसमें औरत ने अपने प्रेमी से मिलकर आदमी को मरवा दिया। तो एक ये वजह भी है। दूसरा एक ये है कि जो वापसी रिश्तेदार इससे रिश्ते हैं उनकी काउंसलिंग की कमी है। मतलब आपस में घर में काउंसलिंग नहीं होती है। कोई अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी गई उसको समझाने वाला कोई नहीं है। क्यों कि आजकल हमारे घरों में अकेले पति पत्नी अकेले रहते हैं, एक दो बच्चे होते हैं, मुश्किल से एक या दो बच्चे होते हैं। वो पति पत्नी अपने परिवार में वो चले जाते हैं, नौकरी पर चले जाते हैं। बच्चे या तो स्कूल के बाद फिर वो उनके साथ में एक बच्चों को खिलौना दे दिया थमा दिया जाता है। जो आजकल जो ये जो मोबाइल फोन है, ये आपस में बड़ा एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज हो गई है। इसके आधार पर बच्चे अपना टाइम पास करते हैं, और इसमें सब चीजें मिलती हैं, अच्छे से अच्छी चीज भी मिले, बुरे से बुरी चीजें मिले। लेकिन जवानी में बच्चों को फिर जब बुरी चीजें जब लत पड़ जाती है तो फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई पे भी इफेक्ट होता है, कई चीजें होती है। तो माँ बाप का जो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, उनके साथ में माँ बाप नहीं रहते। उनको कोई गलती अगर हो गई तो समझाने वाला कोई नहीं है। तो वो गलती फिर एग्रीवेट होती है, बढ़ जाती है, और वो गलती बढ़ती जाती है, फिर वो नतीजा आता है दोनों के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसे संबंध खराब होने के बाद में मेरी एक नेक सलाह यह है कि अगर ऐसे संबंध खराब हैं तो किसी से काउंसलिंग करें, मैरिज काउंसलर से मिले, साइकोलॉजी से कोई सलाह करें, और कोशिश करें कि वो रिश्ते दोबारा से कामयाब रहें। अगर लगता है कि कामयाब नहीं हो पा रहे, पूरी कोशिश करने के बाद में सभी कोशिश खराब खत्म हो जाती है, उसके बाद एक ही तरीका है कि दोनों आपस में अपने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवर्स लें और अपनी पसंद से अपनी जिंदगी आगे बताएं। इस प्रकार के अपराध करने की बजाय अपना कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि वो कोई दोबारा ऐसी कोई इंसिडेंट ना करने की जरूरत पड़े किसी को भी, और ऐसी सोचे भी ना कोई आदमी। तो ये आपस में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो जीवन का है। शादी जैसे अच्छे संबंध को, अच्छे रिश्ते को बनाकर रखना है या उसको बिगाड़ना है। और इस संबंध के चक्कर में मैं समझता हूँ इस इंसिडेंट से, और भी कई इंसिडेंट की बात करूं, इस इंसिडेंट में एक आदमी, उसका पति मर गया, मार दिया गया। उसके बाद ये दोनों पकड़े गए, ये जेल में रहेंगे।
केस अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन अगर हो गया, ठीक से एविडेंस सारी आ गई और ट्रायल में गवाहियां सब ठीक हो गई, तो इन दोनों को कोई फांसी से बचा नहीं सकेगा। तो ये भी दोनों गए, तो तीनों के तीनों आदमियों का जिंदगी खत्म हो गई है। तो ऐसा जघन्य अपराध करने से अच्छा है कि कहीं छोटी मोटी ऐसी कोई ऐसी सलाह लेके आप अलग से रह जाए। तो ऐसे अपराध करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक वास्तव में ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मुझे नजर आता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरठ पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो इसकी ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि इसका दूरगामी इफेक्ट होगा। अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई और ये अपराधी बरी हो गए, तो ऐसे काम करने वालों को एक प्रोत्साहन मिलेगा। फिर वो बोलेंगे देखिए वो बच गए तो हम दोबारा कर लेते हैं। जैसे निर्भया केस का 2013 में केस दो था, उसमें वो आदमी पकड़े गए, तुरंत पकड़े गए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी हुई, ट्रायल अच्छी हुई, और बाद में भले ही देरी हुई उस केस में, लेकिन सजा हुई, फांसी की सजा हुई उन लोगों को। तो वो उसका एक नजीर बना वो केस। नजीर इसलिए बना दूसरे लोगों के लिए, ऐसा कोई अपराध करेगा तो उसका एक डेटरेंट इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, डेटरेंट इफेक्ट होगा कि लोगों को ऐसा काम करने से रोकने का वो एक प्रभाव होगा। लेकिन वही केस अगर बरी हो जाता, फॉर एग्जाम्पल उसी में ही अपराधी बाहर आ जाते, छूट जाते, तो उसका अपोजिट इफेक्ट होता। फिर वो लोग समझते हैं कि ऐसा अपराध करने से कोई नहीं, हमारे कानून से हम बच जाएंगे। तो ये वाली चीज है, दोनों बातें होती है समाज पे, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। जी, किसी को कानूनी मदद अगर चाहिए तो आपसे कैसे संपर्क करें सर आखिर में ये? कोई भी किसी प्रकार की कानूनी मदद को कोई जरूरत हो तो मैं मेरा नंबर आपके पास है, आप किसी को कर सकते हैं, या मेरा नंबर मैं अभी बता देता हूँ, 9810944013। ये मेरा मोबाइल नंबर है। दोबारा बताते हो, 9810944013। और मेरा ऑफिस यहाँ पर आनंद लोक में है, गार्गी कॉलेज के सामने। हाई कोर्ट और दूसरे सारे कोर्ट्स में हम प्रैक्टिस करते हैं। मेरा लॉ फर्म है, 10 जूनियर मेरे साथ में काम करते हैं, और फुल फ्लेज हम लॉ फर्म का काम करते हैं। और हम कोशिश ये करते हैं, मैं तो ये बताऊंगा आपको कि हम कोशिश करते हैं कोर्ट में केस जाने से पहले ही हम समझाएं। बहुत से केसेस आते हैं ऐसे मैरिज के, बिगड़ी हुई मैरिज को सुधारने के, हमने कई केसेस सुधारे भी हैं। और कई केसेस में कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने म्यूचुअली अपने आप ही पहले बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा दी है। तो ये भी एक है कि एक समाज के लिए ये भी हम काम करते हैं। और किसी को कोई अगर कानूनी सलाह की जरूरत हो तो दे आर मोस्ट वेलकम।